Today we are going to attend a new topic of बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का ही एक नया टॉपिक है कि भाई हमने पिछले चैप्टर की अगर हम बात करें तो पिछले चैप्टर में हमने बायोटेक्नोलॉजी और उसकी टेक्निक पढ़ ली थी कि कैसे हम डीएनए को काटते हैं, उसके बाद में डीएनए को काट कर प्लाज्मिड की सहायता से जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद किसी होस्ट के अंदर हम उसको प्रवेश करवा देते हैं। ये बातें हमारी पूरी हो गई थी। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम इस बात को जानेंगे और अच्छे से समझेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी की जो चीजें हमने सीखी उनको अप्लाई कैसे करें, काम क्या आएगी बायोटेक्नोलॉजी, तो काम कौन से क्षेत्र में आएगी, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, कौन से क्षेत्र में वो काम आएगी। इन चीजों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो टूल्स और टेक्निक वाला चैप्टर हमारा हो गया। सिद्धांत वगैरह कैसे जोड़ते, कैसे काटते, कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं, कौन सा नहीं लेते हैं। अब इनको अप्लाई कैसे करें, प्रयुक्त कैसे करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मानव उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जा सके और ताकि भलाई का काम ज्यादा से ज्यादा चलता रहे। यानी बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए आवश्यक चीजों की जो पूर्ति है वो एक तरीके से देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी का एक बड़ा ब्रांच है। अब इसके एप्लीकेशन को हम जानते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो कुछ एप्लीकेशन इस प्रकार से है कि भाई चिकित्सा के क्षेत्र में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भागीदारी है। आज बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी चिकित्सा की वैक्सीन बनाई जाती है, कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम बनाए जाते हैं जिनका चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। जैसे इंसुलिन की बात की जाए तो इंसुलिन आप जानते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है और ये जो हार्मोन है वो शुगर को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर। इसकी कमी से डायबिटीज हो जाती है, तो इसको भी बाहर बनाकर बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका उपयोग किया जा सकता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी उपयोगिता, निदान के रूप में, भाई किसके रूप में? डायग्नोसिस। आज आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको डायग्नोसिस जरूर लिख के देता है, किस चीज की जांच करवा लो, इस चीज की जांच करा लो। तो बहुत बड़े लेवल पर अगर आप देखो तो जितने भी डायग्नोसिस हैं वो आप ऐसे मान लो कि 90% या 95% बायोटेक्नोलॉजी पर बेस हैं, बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। बायोटेक्नोलॉजी बिना डायग्नोसिस भी संभव नहीं है। ठीक है, एक जीएमसी या जीएमओ भी बोल सकते हो आप इस बात को, या जीएमसी बोल सकते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यानी आनुवंशिक रूपांतरित फसलें, आनुवंशिक रूपांतरित फसलें या आनुवंशिक रूपांतरित जीव। यानी किसी भी जीव के डीएनए के अंदर हस्त कौशल द्वारा हेरफेर करके और उसको परिवर्तित ऐसा कर दिया जाता है कि अब वो पहले से बेटर हो चुका है और वो कुछ इंपॉर्टेंट काम करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे कुछ भी एग्जाम्पल देख लो आप। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं कि मान लो एक प्लांट है किसी इलाके का और एक प्लांट किसी दूसरे इलाके का, जाति एक ही है दोनों की, और एक की पैदावार ज़्यादा और एक की पैदावार कम है, लेकिन एक को जिसकी पैदावार ज़्यादा है उसको पानी ज़्यादा चाहिए और एक जो है उसको पानी कम चाहिए और जल्दी से वो ग्रोथ कर जाता है, लेकिन फल कम लगते हैं उस पर। तो साइंटिस्टों ने दोनों के डीएनए को मिलाकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना दिया जिसको हम क्या कहेंगे? जीएमओ। अब ये जीएमओ से जो प्लांट बनेगा वो कम पानी में और कम समय में ज़्यादा पैदावार दे देगा। ऐसे मैंने एक कॉमन सा एग्जाम्पल बताया, वैसे एग्जाम्पल खूब है इस चैप्टर के अंदर और इनको हम पढ़ेंगे। प्रोसेस्ड फूड, यानी फूड जो है उसको भी प्रोसेस्ड करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी वेस्ट ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे वेस्ट ट्रीटमेंट होते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताऊं कि मान लो घरों से निकला हुआ वाहित मल है, वाहित जल है, तो उसको डायरेक्ट समुद्र में मिलाने से पहले उसको ट्रीट कर दिया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के जरिए
कुछ रसायन, कुछ एंजाइम वगैरह मिलाकर उसको ऐसा ट्रीट कर दिया जाता है सूक्ष्म जीवों के माध्यम से कि अब वो जिस जलाशय में जाएगा वहां पर अशुद्ध नहीं, मतलब उसको अशुद्ध नहीं करेगा और जल प्रदूषण का कोई कारण नहीं बनेगा। तो यहाँ पर वेस्ट ट्रीटमेंट की भी बात क्लियर हो जाती है। आगे अगर हम चलें तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अगर देखा जाए तो 3 तरीके से काम होता है। पहली बात करें तो हम किसी एंजाइम को तैयार करें। भाई जो भी बॉडी के अंदर चिकित्सा की बात कर रहे हो आप, या प्लांट के अंदर किसी रोग को सही करने की बात कर रहे हो, या फिर किसी रोग के निदान की बात कर रहे हो, तो कोई ना कोई एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो एक प्रकार से एंजाइम को तैयार करना किसके रूप में? कैटालिस्ट के रूप में। किसके रूप में? एक कैटालिस्ट के रूप में, जिसको आप क्या कहोगे? उत्प्रेरक। किसके रूप में? अब दूसरी शर्त ये होती है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कि उस कैटालिस्ट के लिए एक कंडीशन अवेलेबल करवाना, एक ऐसी कंडीशन बना के देना ताकि वो वहां पर काम कर सके। भाई जब कंडीशन ही नहीं है, जैसे आपने कैटालिस्ट तो बना लिया लेकिन आपने उसको किसी बढ़िया होस्ट में नहीं डाला, बढ़िया प्रपोसी में नहीं डाला, तो अपना प्रोडक्शन कैसे दिखाएगा? वो नहीं दिखाएगा ना। तो यहाँ पर उसकी कंडीशन अवेलेबल करवाना। तीसरी बात, कंडीशन अवेलेबल जब हो गई है तो वो अपने ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाना चालू कर देता है और उनका प्यूरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे वो कोई प्रोटीन बना रहा है विशेष प्रकार की, और उससे उसका काम, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो उत्प्रेरक बनाना, उत्प्रेरक के लिए जो परिस्थितियों को अवेलेबल करवाना, अच्छी परिस्थितियां जो उसके लायक है। तीसरी बात करें तो कार्बनिक पदार्थ को तैयार करना, ठीक है, ताकि उसका प्रोडक्शन आगे चलता रहे। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, यानी कृषि क्षेत्र में हम बात करें, तो थोड़ा सा स्तर इसका बड़ा है बायोटेक्नोलॉजी का कृषि क्षेत्र के अंदर। तो कृषि क्षेत्र में अगर हम बात करें तो पहली बात आ रही है कृषि आधारित रासायनिक कृषि, यानी रसायन आधारित कृषि। एक तरीके से क्या? रसायन आधारित कृषि, कार्बनिक कृषि, जीएमओ कृषि और कृषि उत्पादन की अलग से बात। ये 3 पॉइंट है एग्रीकल्चर में। भाई अगर देखा जाए तो रासायनिक कृषि यानी आप पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल रहे हो, आप कोई जैव उर्वरक डाल रहे हो, तो कोई ना कोई एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी के जरिए जैसे बना के फैक्ट्रियों में वो आपको दिया जा रहा है, तो एक रासायनिक कृषि हो गई। और रासायनिक कृषि आप जानते हो ज्यादा नुकसानदायक होती है, तो कार्बनिक कृषि का उपयोग किया जाता है। तो कार्बनिक कृषि भी अगर देखा जाए तो कुछ हद तक बायोटेक्नोलॉजी पर डिपेंड रहती है। जीएमओ आधारित कृषि ये सबसे बेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें उस जो स्पीसीज है वो जाती है, उन दोनों के गुण लेके एक नई जाति बना दी जाती है, तो वो बहुत ही बेस्ट होता है कि जीएमओ आधारित हो गया। यानी हम कृषि 3 प्रकार की करते हैं। जैसे हमने उसमें यूरिया वगैरह डाला, नाइट्रोजन डाला, एक कौन सी कृषि हो गई? रसायन आधारित कर। और हम कार्बनिक है जैसे केंचुओं से करवा रहे हैं, या फिर हम वो गोबर वगैरह ये डाल के ये कर रहे हैं, कार्बनिक आधारित कृषि हो गई। और एक हो गई जीएमओ आधारित कृषि, तो ये थोड़ी कॉस्टली है लेकिन बेटर है। अब कृषि उत्पादन की अगर हम बात करें तो हरित क्रांति भारत में आई थी, और इसमें स्पेशल देखा जाए तो गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति से जोड़ के अगर देखें तो हरित क्रांति के जनक कौन है? कौन है? स्वामीनाथन। और वैसे नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। और ये कृषि उत्पादन बढ़ने के कुछ 3 कारण थे कि उस टाइम पे कृषि उत्पादन क्यों बढ़ा था। तो पहली बात ये थी कि उन लोगों ने उन्नत किस्म की फसलों का उपयोग किया था। भाई आप बीज ही बढ़िया ले रहे हो, आप बीज ही बढ़िया ले रहे हो, हाँ संकर बीजों का मान लो, अगर आप बीज ही बढ़िया ले रहे हो तो फसल तो बढ़िया होगी ना। दूसरी बात, उत्तम प्रबंधकीय व्यवस्था थी उनके पास, मैनेजमेंट उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से किया। मैनेजमेंट जानते हो ना आप? मैनेजमेंट क्या होता है कि भाई उनकी बुआई सही हो जाए, फिर उनकी कटाई सही हो रही है, उनकी देख रेख सही हो रहा है, पूरा ध्यान रखना वो मैनेजमेंट में आ गया। इसके अलावा कृषि रसायनों का भी उपयोग किया गया था। ठीक है। तब जाके हरित क्रांति भारत में आई थी
और हरित क्रांति आने के बाद क्या हुआ? हरित क्रांति आ गई, लेकिन हरित क्रांति का भारत में पता ही नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही थी। तो हरित क्रांति आ गई तो इसका मतलब ये नहीं था कि खाद्य आपूर्ति पूर्ण हो गई थी, बिल्कुल नहीं हुई थी। तो बायोटेक्नोलॉजी का पूर्ण रूप से सहारा लिया गया और जीएमओ आधारित कृषि होने लगी। ठीक है। जीएमओ की अगर हम बात करें, जीएमओ क्या है? तो ऐसे जीव जिनको हस्त कौशल द्वारा चेंज कर दिया गया। हस्त कौशल मतलब आप प्रैक्टिकली बायोटेक्नोलॉजी का वर्क कर रहे हो तो हस्त कौशल ही तो कर रहे हो, हाथ से ही तो कर रहे हो कि आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया, फिर आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर ली, उसके बाद में आपने उनको निकाल लिया, यूवी लाइट ऑन कर दी, सारा हस्त कौशल ही कर रहे हो। तो हस्त कौशल से उस जीव के जीनोटाइप में कंप्लीटली चेंज कर देना जीएमओ कहलाता है। क्लियर? आई बात समझ? अब जीएमओ जो है वो किस प्रकार से हमारे लिए फायदेमंद रहा? वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 3 मोटे मोटे कारण मैंने लिखे हैं यहाँ पे कि अजैव प्रतिबलों यानी बाढ़, सूखा, ताप, आर्द्रता इनको सहन कर जाए ऐसी फसल बनाई गई। बनाएंगे कैसे? कोई जगह पर सूखा प्रतिरोधी फसल है तो उसका जीन ला के इसमें डाल दिया, बिल्कुल है, मिल जाएंगे आपको। सूखा प्रतिरोधी फसल बना ली गई, बाढ़ प्रतिरोधी फसल बना ली गई कि बाढ़ आई, बाढ़ आए तो क्या हुआ कि फसल खराब नहीं हो, क्योंकि बाढ़ आ गई, चलो ठीक है। तो ये यांत्रिक रूप से अगर वो पौधे को छोड़ जाए, जैसे टक्कर दे के नहीं बहा के ले जाए, तो बाढ़ यदि है तो बाढ़ का पानी एक दिन में तो कम होने वाला नहीं है। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तब तक तो पौधा सड़ जाएगा और उसमें मीथेन गैस प्रोड्यूस होने लग जाएगी, लेकिन वो तब तक नहीं सड़ा। इसका मतलब बाढ़ प्रतिरोधी हो गया, सूखा प्रतिरोधी हो गया, यानी पानी की कम आवश्यकता हुई। पीड़कनाशों पर कम निर्भर ऐसी फसलें बनाई गई जिनको ये रसायन वगैरह डालने की उनको कोई रिक्वायर नहीं थी। पोषक स्तरों में सुधार, पहले अगर देखा जाए तो जो चावल था या कोई बाजरा है, गेहूं है, उसमें जो पोषक तत्व है, जैसे मान लो गेहूं की बात करें कार्बोहाइड्रेट है, तो अब तो करने वाले चावल की अगर आप बात करो तो इसके अंदर स्टार्च वगैरह होता है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है, लेकिन आज तो गोल्डन राइस जैसी ऐसी किस्में बना ली गई है जिनमें प्रोटीन भी होता है। चावल के अंदर प्रोटीन भी लागू कर दिया गया है, तो पोषक स्तरों में सुधार किया गया। ठीक। अब आपको एक टेक्निकल रूप से एक बात समझनी है, बहुत ही अच्छे से समझनी है ये बात, और बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी, और इसके ये परीक्षा में ये प्रश्न लगभग आ जाता है। बीटी कॉटन क्या है और बीटी कॉटन को समझाइए। तो देखो, एक प्लांट है, मान लो एक प्लांट है, इस पर अगर देखा जाए तो एक कीट आता है और इसको खाकर नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। पता लगा कि बीटी यानी बेसिलस थुरेंजियसिस, पूरा नाम क्या हुआ? एक जीवाणु है भाई। क्या है? जीवाणु। इस जीवाणु के अंदर एक क्राइजीन होता है, उससे क्राई प्रोटीन बनता है, एक जीन होता है इसके पास। ये जैसे कुछ उदाहरण दे रखे हैं, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ये एग्जांपल हो गए। तो ये जो क्राइजीन है ये क्षारीय प्रकृति में जाते ही एक्टिव हो जाता है, और इस जीवाणु के पास सारी अम्लीय प्रकृति होती है, इसलिए वो निष्क्रिय रहता है, उदासीन प्रकृति में रहता है। लेकिन ये क्षारीय प्रकृति में इसको भेज दिया जाए तो ये सक्रिय हो जाता है। कौन? ये क्राइजीन, जिससे क्राई प्रोटीन बन रहा है, जिससे क्या बन रहा है? ठीक है, क्लियर। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसका जीन निकाल लिया, ये जीन, और इसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नाम आया था पहले 11 के चैप्टर में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के टीआई प्लाज्मिड कौन से के साथ जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, और जोड़कर इस प्लांट में डाल दिया। अब इस प्लांट में जैसे ही डाला तो अब इसको कीट खाने आया, तो ये जो क्राइजीन है
अब चला गया भाई इस कीट के पेट में। कहाँ चला गया? इसके पेट में चला गया। क्लियर? ये चला गया इसके पेट में, और यहां पर पीएच ज्यादा होता है। कीट के अंदर पीएच ज्यादा है, यानी क्षारीय माध्यम रहता है। जैसे ही क्षारीय माध्यम में गया तो ये जो है ये सक्रिय हो गया, और सक्रिय होते ही इसने इसकी आहार नाल को फाड़ दिया, और जैसे इसकी आहार नाल फट गई तो कीट मर गया। कीट मर गया। तो ऐसी अगर किस्मी बना ली जाए बीटी आधारित, तो कीट आएंगे और खाएंगे, खुद ब खुद मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस प्रकार से जो पौधे तैयार किए गए उनको कहा गया बीटी प्लांट। ऐसे बीटी बैंगन भी बनाया गया है, बीटी कॉटन सबसे पहले बनाया गया था, बीटी कॉटन कपास क्या बनाया गया था। तो बात समझ में आई। और ये आपके दो एग्जाम्पल रह जाएंगे कि सबसे पहले उसका जो जीन निकालकर एग्रोबैक्टीरियम के सारे किसके अंदर भेज दिया गया, प्लांट के अंदर डाल दिया गया। और प्लांट में जब वो जो कीट उसको खाने आता है तो ये जो उसकी आंत में चला जाता है और उसमें सक्रिय हो जाता है। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि जीवाणु के पास वो जीवाणु की आंत को क्यों नहीं फाड़ता, मतलब जीवाणु की आंत तो नहीं होगी लेकिन जीवाणु के अंदर नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता। तो आप बोलोगे कि उसके अंदर वो अम्लीय माध्यम में रहता है और उसके अंदर वो क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है, और सक्रिय होते ही उसकी आंत में छेद कर देता है। छेद करने से बाहर का जो द्रव होता है वो उसकी आंत में बढ़ जाता है, और बढ़ने से वो फूल जाती है, फूलने से फट जाती है, और फटने से कीट मर जाता है। तो कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला अगले ने, कोई रसायन नहीं छिड़का, और प्लांट ही ऐसा बना दिया जो, हाँ क्लियर, बात समझ में आई। ठीक। पीड़क प्रतिरोधी किस्म की अगर हम बात करें तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को समझ में नहीं आता। बहुत सी बार ऐसे करते हैं बच्चे कि भाई ये क्या। तो यहां पर पीड़क प्रतिरोधी किस्म की अगर हम बात करें तो एक कृमि का नाम याद रखना आपको, मिल्वाडेगोइन इनकोग्निसिया। क्या? मिल्वाडेगोइन इनकोग्निसिया। ठीक है, ये एक प्रकार का सूत्रकृमि है। क्या है? और ये नीमेटोड संघ का प्राणी है। नीमेटोड किसका? तो ये क्या करता है, इसको मारने का एक बहुत अच्छा टेक्निक ढूंढा गया है, और इसको जिस तरीके से मारा जाता है उसको कहा जाता है आरएनए अंतरक्षेप विधि। आरएनए अंतरक्षेप विधि क्या कहा जाता है? ये जो है ये तंबाकू की जड़ों में पाया जाता है। तंबाकू की जड़ के अंदर ये क्या करता है, अंदर जाता है और वहां पर छोटी छोटी गांठें बना देता है और धीरे धीरे उस तंबाकू को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। क्लियर? जड़ों में जाके कहाँ बनाता है, जड़ों में जाके नोड बना देता है और वो उसको खत्म कर देता है, ऐसे तंबाकू पादप खराब हो जाता है। तो इसका एक तरीका ढूंढा गया। तरीका क्या है उस चीज को आप समझो, हम नेक्स्ट निकाल लेते हैं। ये मान लो मिल्वाडेगोइन है। क्या है? मिल्वाडेगोइन। ठीक है, और इसके अंदर ये है इसका डीएनए। क्या है? क्लियर? इस डीएनए का एक टुकड़ा यदि बाहर आता है तो आप उसको कहते हो आरएनए। क्या कहते हो? ये आरएनए विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? और ये प्रोटीन ऐसे मान लो इसके जीवित रहने के लिए आवश्यक है। किसके लिए? मिल्वाडेगोइन के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। और ये जो है जिससे ये बन के आई उसको आप बोलोगे टेम्पलेट। और ये जो बन के आया उसको आप बोलोगे सेंस। कौन सा स्ट्रैंड? सेंस। एक सेंस हुआ और एक एंटीसेंस हुआ। क्लियर? अब अगर मैं
यहां से इसका पूरा खंड भेज दूं, सेंस का पूरा खंड भेज दूं, तो वो सेंस के साथ जाके जुड़ जाएगा और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेगा। ये तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और वो क्या बना लेगा, डबल स्ट्रैंडेड। और बनाने के बाद जो प्रोटीन बननी चाहिए वो प्रोटीन नहीं बनी भाई, जिससे अकेले से बन रही है वो प्रोटीन, हमने क्या किया, हमने डबल स्टैंडर्ड आरएनए कर दिया। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए करने से जो प्रोटीन बननी चाहिए, हमने बाहर से कोई आरएनए का टुकड़ा भेज दिया और जो प्रोटीन बननी चाहिए थी वो प्रोटीन नहीं बन रही। तो अगर वो प्रोटीन नहीं बनी तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो हमने क्या किया, इसके आरएनए में इंटरफेयर कर दिया। इसी चीज को आरएनए अंतरक्षेप विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो करेंगे कैसे। मान लो ये तंबाकू का प्लांट है, क्या है, तंबाकू का प्लांट है। तो हम क्या करेंगे, मान लो ये तंबाकू का प्लांट है, तंबाकू का प्लांट है। हमने इसके अंदर किसी मिलवाडेगोइन इनकोग्निशिया का डीएनए डाल दिया। क्या डाल दिया, डीएनए डाल दिया। अब उस डीएनए को इस तरीके से डाला कि इसको नुकसान नहीं पहुंचाए वो। आप बोलोगे सर मिलवाडेगोइन का तो इसके अंदर गया तो वो तो मार देगा इसको वैसे ही। तो हमने इसको इस तरीके से डाला कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाए। तो हमने क्या किया, इस डीएनए को पहले खोल लिया, अलग अलग नहीं, आरएनए नहीं बनाया, हमने इसको खोला। एक को आप कहोगे टेम्पलेट और एक को कहोगे नॉन टेम्पलेट। क्या कहोगे, इससे बनेगा सेंस स्ट्रैंड और इससे बनेगा, क्योंकि ये भी बना लेगा अपना आरएनए, तो इससे एंटीसेंस बन जाएगा। अब दोनों को हमने टुकड़ों के रूप में डाल दिया, सेंस और एंटीसेंस, इस तरीके से। अब मिलवाडेगोइन को खाने दो इसको। जैसे मिलवाडेगोइन इसको खाता है तो मिलवाडेगोइन के यहाँ पे सेंस पड़ा है, तो इसका एंटीसेंस इसके साथ बाइंड हो जाएगा और वो अकेला काम नहीं करेगा। और जैसे ही बाइंड हो जाएगा तो खुद ब खुद मर जाएगा मिलवाडेगोइन से, वो नहीं बनेगा और मिलवाडेगोइन खुद बन जाएगा। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। बात समझ में आई, सारी बातें समझ में आई। ओके, थैंक यू।